आज हम लोग स्थिति और कार्य पढ़ेंगे। स्टेटस एंड रोल। लिंटन ने परिभाषित करते हुए यह कहा है कि प्रत्येक स्थिति एक विशेष कार्य के साथ जुड़ी हुई है। सामाजिक पृष्ठभूमि में स्थिति और कार्य दोनों महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं, क्योंकि वे सामाजिक ढांचे की केंद्र बिंदु हैं। वास्तव में इन आधार स्तंभों का विश्लेषण किए बिना हम व्यक्ति और समाज के संबंधों को नहीं समझ सकते, न समाज को समझ पाएंगे और न सामाजिक पृष्ठभूमि को। जबकि समाजशास्त्र का उद्देश्य तो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, अतः समाज के अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि पहले स्थिति एवं कार्य को समझा जाए। स्थिति एवं कार्य सामाजिक संबंधों का आधार होने के कारण समाज का भी आधार है और समाजशास्त्र की विषय वस्तु समाज है। इसीलिए समाजशास्त्र में इन दोनों विचारधाराओं का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक संबंधों की स्थापना में इनका योगदान अति आवश्यक है। वैसे भी अब सामाजिक ढांचे के संदर्भ में स्थिति और कार्य का बहुत प्रयोग होने लगा है। सामान्य दृष्टि से एवं सामाजिक ज्ञानों में यह विचारधारा एक आवश्यक स्थान लेती जा रही है। हम प्रतिदिन ही इस शब्द का प्रयोग करते हैं, चाहे किसी अर्थ में क्यों न करें। सामाजिक स्थिति क्या है? व्हाट इज सोशल स्टेटस? सामाजिक प्राणी के रूप में समाज में रहकर व्यक्ति समाज के एक सदस्य की हैसियत से जिस भूमिका को निभाता है, वह उसका पद कहलाता है। हर व्यक्ति, चाहे वह किन्हीं सामाजिक परिस्थितियों में रहता हो, सामाजिक इकाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि पहले बता चुके हैं और समाज के सामाजिक संबंधों की व्याख्या से स्पष्ट किया है, हर व्यक्ति हमेशा हर समाज में हर जगह किसी न किसी महत्वपूर्ण भूमिका को अवश्य निभाता है। इसी भूमिका या सामाजिक व्यवहार अथवा पद की दृष्टि से समाज का हर सदस्य समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसीलिए हर व्यक्ति समाज में अपना निश्चित स्थान भी रखता है, चाहे सामान्य स्तर पर कोई छोटा हो या बड़ा, निर्बल हो या शक्तिशाली, गरीब हो या अमीर। समाज तो सभी के सामाजिक व्यवहारों की पृष्ठभूमि है। सामाजिक व्यवहारों से ही सामाजिक संबंध पनपते हैं और इसी से समाज बनता है। व्यक्ति एक होता है, परंतु उसके पद अनेक होते हैं। इसके उदाहरण हमने समाज की सामाजिक संबंधों की पृष्ठभूमि की चर्चा करते समय दिए हैं कि समाज में हर सदस्य की असंख्य भूमिकाएं होती हैं। कहीं परिवार के सदस्य के रूप में पिता, पति, भाई, चाचा, ताऊ, मामा भूमिका की अदा करते हैं, तो कहीं कहीं व्यक्ति लड़का, भतीजे, नाती की भूमिका भी निभाता है। उसके इस व्यवहार में कितनी विभिन्नता होगी, उसे बदलती हुई स्थिति के अनुसार कितना बदलना पड़ता होगा, इसका अब आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। यह स्थिति ही तो है जो उससे हर व्यक्ति के साथ समाज में अलग अलग व्यवहार करती है। वह चाहते हुए भी सबके साथ एक सा व्यवहार नहीं कर सकता। स्थिति के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टेटस। सामाजिक रूप से समाज या अपने समूह के सदस्य के रूप में व्यक्ति का व्यवहार विभिन्न प्रकार से निश्चित होता है। विशेष रूप से उसका व्यवहार दो प्रकार का होता है। एक तो उसकी जन्म एवं जन्म से संबंधित प्राणी शास्त्रीय आधार पर और दूसरे समाज में अपनी मेहनत के आधार पर। पहला उसके जन्मजात गुणों का परिचायक होता है, तो दूसरा उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं का। पहला, प्रदत्त या जन्मजात स्थिति, एस्क्राइब्ड स्टेटस। समाज में व्यक्ति का उसके समूह द्वारा मिलने वाली जन्मजात स्थिति या पद होता है, जो उसे उस समूह मात्र में जन्म लेने पर या
उस समय के सदस्य के रूप में स्वतः प्राप्त होता है। इसके लिए उसे प्रयत्न नहीं करना पड़ता। समाज द्वारा रीति रिवाजों, धर्म, परंपरा, समाज के मूल्यों एवं संस्कृति के आधार पर स्वतः प्राप्त होने वाली स्थिति को, जैसे भारतीय जाति प्रथा में यहाँ के सामाजिक संगठन के अनुसार ऊंची जाति में जन्म लेने पर ऊंची सामाजिक स्थिति और निम्न जाति में जन्म लेने पर निम्न स्थिति अपने आप ही बन जाती है। इसी प्रकार से उम्र के अनुसार तथा जन्म के आधार पर परिवार के सदस्य के रूप में सभी पारिवारिक पद, जैसे भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी आदि स्थितियां वैसे ही प्राप्त होती हैं। इनके लिए प्रयास नहीं करने पड़ते। अतः समाज में बहुत से पद उम्र लिंग की दृष्टि से मिलते रहते हैं। बहुत से पद उम्र के साथ साथ भी मिलते हैं, जैसे पति पत्नी। लेपियर ने प्रदत्त पद की व्याख्या करते हुए लिखा है, वह पद जो एक व्यक्ति को जन्म के आधार पर या उसके कुछ समय बाद मिलती है, विस्तृत रूप से यह निश्चित करती है कि उसका समाजीकरण किस प्रकार होगा। अपनी संस्कृति के अनुसार पुरुष नारी निम्न या उच्च वर्ग के व्यक्ति के रूप में उसका पालन पोषण किया जाएगा। वह क्रम या अधिक प्रभावशाली रूप में अपनी उस स्थिति से समाजीकृत होगा जो उसे प्रदत्त है। दूसरा है अर्जित या उपलब्ध पद, अचीव्ड स्टेटस। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः नहीं मिलता, अपितु विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में उसे इन सामाजिक स्थितियों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसमें अपनी मेहनत और व्यक्तिगत योग्यता महत्वपूर्ण मानी जाती है। उससे पद उपलब्ध किए जाते हैं। यह स्थिति जन्मजात, स्थायी या निरंतर नहीं होती, अपितु जब तक व्यक्ति अपने प्रयासों एवं मेहनत तथा योग्यता के आधार पर बनाए रखना चाहता है, तब तक बनी रहती है। अन्यथा वह उस स्थिति को खो बैठता है या उससे गिर जाता है। इसमें तो व्यक्तिगत गुण या योग्यता, जैसे कार्य करने की चतुरता, व्यवसायत्मक गुण, निडरता, शिक्षा आदि महत्वपूर्ण होते हैं। वास्तव में अगर इन व्यक्तिगत गुणों के आधार पर अगर सामाजिक स्थिति में ऊंचा पद मिल सकता है, तो वह पद भी हो सकता है। यह स्थिति तो पूर्ण तरह अपनी मेहनत और योग्यता पर निर्भर करती है। उसके बाद है कार्य रोल। सामान्य बोलचाल की भाषा में कार्य से तात्पर्य क्रिया, हलचल, गति, व्यवहार, कर्म से लगाया जाता है। कार्य शब्द अपने में व्यापक है। इसकी व्याख्या समाजशास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से ही नहीं, मनोवैज्ञानिक एवं धर्मशास्त्रीय आधार पर भी की जाती है। मनोविज्ञान में इसे क्रिया, धर्मशास्त्रों में कर्म, विज्ञानों में गति और समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवहार अथवा सामाजिक संबंधों के आधार के रूप में कार्य की संज्ञा दी जाती है। यह वही कार्य है जिसे गीता में अपनी स्थिति के अनुकूल जिन परिस्थितियों में हम और उस समय हमसे जो आशा की जाती है, अपनी उस भूमिका को निभाने को सर्वोच्च एवं महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसीलिए जो गीता में आध्यात्मिक दृष्टि से कर्म या कार्यों को परिभाषित किया गया है, समाजशास्त्र में भी कार्य का अर्थ अपने सामाजिक पद के अनुकूल व्यवहार करने से है। जैसा कि बता चुके हैं, पदों की विभिन्नता होती है और पद के साथ उसका कार्य निर्धारित होता है। किसी विशेष परिस्थिति में समाज अपने सदस्यों के विशेष प्रकार के व्यवहार की आशा करता है। किम्बॉल यंग ने कार्य की बड़ी सरल और स्पष्ट एवं संक्षिप्त परिभाषा की है। व्यक्ति जो करता या करवाता है, उसे हम कार्य कहते हैं। वीर स्टीड महोदय ने पद और कार्य को एक जोड़ी के रूप में लिया है।
क्योंकि कार्य का अपना अस्तित्व पद या सामाजिक स्थिति के साथ है, अलग से नहीं। कार्य या व्यवहार अथवा एक निश्चित संबंध को निभाकर तो व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को निभाता है। अपने पद के अनुकूल जिस सामाजिक स्थिति में है, उस स्थिति के सभी लाभों या विशेष अधिकारों को भोगते हुए अपनी भूमिका को निभाना ही कार्य कहलाता है। कार्य वह तरीका है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी पद के उत्तरदायित्व को निभाता है और उस पद से संबंधित विशेषाधिकार और परमाधिकार का आनंद लेता है। स्थिति एवं कार्य के निर्धारक तत्व। स्थिति या पद एवं कार्य प्रत्येक समाज में होते हैं। पद और कार्य किसी समाज के सदस्यों के व्यवहार के आधार होते हैं। सामाजिक संगठन की रूपरेखा ही इन पर निर्भर होती है। समाज का ढांचा भी इन्हीं के अनुरूप विकसित होता है। बिना स्थिति समूह के सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। स्थितियों एवं कार्यों से ही सामाजिक संबंधों की भूमिका बनती है, जिसमें कि समाज के सभी लोग जीवन पर्यंत बंधे रहते हैं और अपने अपने पदों के अनुकूल व्यवहार करते हैं। अतः पद एवं कार्य समाज की नींव होते हैं। अतः प्रत्येक समाज में पदों एवं कार्यों को भूमिका निर्धारित करने के कुछ प्रमुख तत्व होते हैं। ये तत्व सामान्यतः एक से होते हैं। इन्हीं से समाज में रहने वाले लोगों को निश्चित पद प्राप्त होते हैं और उन पदों के साथ उनकी भूमिकाएं जुड़ी होती हैं। संस्कृति सामाजिक पर्यावरण की निर्धारक होती है। इसीलिए एक निश्चित पर्यावरण में समाज में पदों की भूमिकाएं निर्धारित होती हैं। मीड, पार्क, बर्गेस और कूले ने भी समाज के लोगों के आपसी व्यवहार एवं सांस्कृतिक संगठन पर जोर दिया है। पहला, उम्र, एज फैक्टर। उम्र का कम या अधिक होना व्यवहार करने का एक प्रमुख पैमाना है। समाज में कौन कैसा व्यवहार करता है और क्यों, इसका एक आधार उनकी उम्र है। हर समाज में उम्र को ध्यान में रखकर लोगों को उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं। जब तक उम्र अधिक नहीं हो जाती, अर्थात सामाजिक जीवन का उचित अनुभव नहीं हो पाता, तब तक कुछ विशेष पद भी समाज में नहीं दिए जाते। अधिक उम्र के लोगों को स्वतः ही कुछ पद अपनी उम्र के आधार पर मिल जाते हैं। अतः आयु के हिसाब से पदों एवं कार्यों का विभाजन निम्न प्रकार से होता है। इसमें कुछ स्वाभाविकता भी है, क्योंकि प्रत्येक उम्र पर प्रत्येक कार्य नहीं किया जा सकता। पहला, बचपन के पद और कार्य। दूसरा, वयस्कावस्था के पद और कार्य। तीसरा, युवावस्था में पद और कार्य। और चौथा है वृद्धावस्था में पद और कार्य। फिर है लिंग भेद। प्रकृति ने नारी और पुरुष को कुछ विशेष कार्यों की दृष्टि से अलग रखा है। उनकी शारीरिक रचना में अंतर होने के कारण उनके व्यवहार में भी अंतर होता है। उन्हें एक से पद और कार्य नहीं मिलते। हालांकि सामान्य दृष्टि से सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा किसी समाज की रचना इसमें महत्वपूर्ण होती है कि वहाँ नारी और पुरुषों के कार्यों में कितनी समानता मानी जाती है और क्यों। इसमें विशेषकर मातृ सत्तात्मक एवं पितृसत्तात्मक व्यवस्था काफी प्रभावशाली होती है। अतः सामाजिक पर्यावरण दोनों अलग अलग रखता है। जहाँ के सामाजिक समूहों में पितृसत्तात्मक पारिवारिक संगठन होते हैं, वहाँ पुरुष का पद समाज में नारी से काफी ऊंचा और महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हें कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं दिए जाते और न घर में या बाहर महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार होता है। इसी तरह मातृसत्तात्मक परिवार में इसका उल्टा होता है। तीसरा, सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशंस। समाज में सामाजिक संबंधों की दृष्टि से स्थिति और कार्यों का निर्धारण होता है। यह हर समाज में पद एवं कार्यों के निर्धारण का एक प्रमुख आधार है। सामाजिक जीवन में समाज के सदस्यों में असंख्य प्रकार के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। उन सभी संबंधों के मूल में कोई न कोई पद होता है।
क्योंकि उसी पद के अनुकूल तो व्यक्ति अपने उन संबंधों की भूमिका को निभाते हैं। समाज में अनेक रिश्ते होते हैं, कुछ रक्त संबंधी भी होते हैं और कुछ सामाजिक संबंध। इन्हें विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे प्रजातीय व्यवस्था, जातीय संगठन, पारिवारिक संबंध, नातेदारी, वर्ग व्यवस्था का अंतर, गरीब धनी गरीब, अन्य उपलब्धियां।